दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और क्या चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कोई गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं। और अगर हमें कोई एयरक्राफ्ट खरीदना हो तो क्या हमें रशियन सुखोई 57 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए या अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी को आज तक की सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसने जंग लड़ने के तौर तरीकों को बदल दिया है। अमेरिका ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप किए थे जिससे उनको बहुत बड़ी एडवांटेज मिली थी। उन्होंने अपना B-2 बॉम्बर भी डेवलप किया है जो कि पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और F-22 रैप्टर और F-35 एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। और ऐसे ही चाइना ने अपना J-20 एयरक्राफ्ट डेवलप किया है और इसके साथ ही रशिया ने अपना सुखोई 57 एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अभी जो हमारा थ्रेट है उसके हिसाब से हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी में ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि हमारा सबसे बड़ा अभी थ्रेट है वो है चाइना, और चाइना के पास J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है और वो उनकी एयरफोर्स में पहले से ही ऑपरेशनल है। J-20 एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये एक अच्छा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी भी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है तो हमें उनकी कैपेबिलिटी को सही मानकर उसके हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। अभी हम J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी कैपेबिलिटी को नहीं जानते हैं और ना ही उन्होंने रिवील की है। हम इसके बारे में ये भी मान सकते हैं कि ये अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है और ये भी मान सकते हैं कि ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। अभी बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि हमारा राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए काफ़ी है और हमें एक डेडिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इसके लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर हमने एक और चीज़ देखने की भी ज़रूरत है कि क्या चाइना ने अपना J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे अगेंस्ट स्टेशन किया हुआ है या नहीं। अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है कि चाइना के पास इतनी गिनती में J-20 एयरक्राफ्ट नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट भी इस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सके। चाइना को अपनी बहुत बड़ी एयर स्पेस को कंट्रोल करना है और उसे अब अमेरिका से भी खतरा है और जापान जैसे देशों से भी खतरा है और उसे उनको ध्यान में रखकर भी अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना पड़ता है। और अभी चाइना ने अपने सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट को अमेरिका काउंटर करने के लिए ही डिप्लॉय किया है। जो भी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही पता चलता है कि हमारे अगेंस्ट चाइना ने किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम एक बार ये भी मान लें कि J-20 को हमारे अगेंस्ट डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं जो कि हम चाइना के नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी और जो हमारे एयर चीफ ने भी बातें कही थी वो शायद इस बात को लेकर थी कि हम पहले यही समझते थे कि हमें अभी तक इमीडिएट थ्रेट पाकिस्तान से है और हमने इससे पहले चाइना को एक बड़ा थ्रेट नहीं माना था क्योंकि हमें लगता था कि उनके साथ हमारी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ सकती है। लेकिन अभी पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है। इससे पहले बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी जो ये एनालाइज कर कहते थे कि हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, वो शायद पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही कहते थे, वो चाइना के एंगल को बीच में नहीं लेते थे। लेकिन अभी चाइना का एंगल भी बीच में आ गया है जिससे ये लगता है कि अभी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एक बात ये भी आ जाती है कि हमारा AMC एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि AMC एयरक्राफ्ट भी तैयार होने में तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। तब तक हमारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कौन सा एयरक्राफ्ट पूरा करेगा। तब तक हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। अगर रियलिस्टिकली बात भी करें तो AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2025 तक ही आएगा, लेकिन तब तक हमारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत कम रह जाएगी और हमें इसको पूरा करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। और इसके साथ ही अगर हम रशिया के डॉक्ट्राइन की बात करें तो रशिया का डॉक्ट्राइन अभी जो डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं वो ये है कि वो अपने एयर डिफेंस को पूरा मजबूत रख रहा है और वो अपने कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल कर रहा है। उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम बना लिए हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि जिसके बारे में हम क्लेम कर सकें कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अगर रियलिस्टिकली बात करें तो इस साल के एंड से पहले हमें डिलीवर नहीं होगा, लेकिन तब तक अगर हमारी किसी भी देश के साथ हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है तो हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कैसे टैकल करेंगे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं और ये हमें अभी मिल भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहली जो हमारे लिए ऑप्शन है वो है रशिया का सुखोई 57 एयरक्राफ्ट। सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को रशिया एक ऐसे एयरक्राफ्ट के तौर पर मार्केट करता है कि ये एक स्टेल्थ हंटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हंट कर सकता है। इसमें ऐसा रडार लगाया गया है जो है बाइल का रडार, ये एक AESA रडार है और इसे ऐसे लगाया गया है कि ये किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है।
और उसके साथ ही इसमें दूसरी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि इसे एक एक्सीलेंट स्टेल्थ हंटर एयरक्राफ्ट बना देती हैं। इससे पहले बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हमने इस प्रोजेक्ट से अपने पैर पीछे खींच लिए थे और हमने इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं और इसके लिए अब एक नया इंजन भी तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब रशियन एयरफोर्स ने भी इस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। और इसके साथ ही रशिया ने इसके लिए बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप करना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर टेस्टिंग करनी भी शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने इसका एक अनमैन्ड वेरिएंट भी डेवलप किया था और टेस्ट किया था, जिसमें पायलट को इसके ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट हाई जी मनूवर्स भी कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि हमें अमेरिका ऑफर करने के लिए भी तैयार हो सकता है। अगर हम अमेरिका के साथ एक अलायंस बनाने की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए क्रूशियल कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऐसे बनाया गया है कि ये नाटो की मेंबर कंट्रीज़ को बेचा जा सके ताकि सारी कंट्रीज़ एक तरह का ही एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करें और मिलकर काम कर सकें। F-35 एयरक्राफ्ट की एवियोनिक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसका डाटा फ्यूजन कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये सुखोई 57 एयरक्राफ्ट की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही ये F-22 एयरक्राफ्ट की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट है। ये दोनों एयरक्राफ्ट से अलग एयरक्राफ्ट है और इसका रोल भी अलग होगा। F-35 एयरक्राफ्ट के हमारे देश में आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपनी ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को हमें ना बेचे। और इसके बारे में पहले से भी बहुत सारी स्पेकुलेशन की जा चुकी है कि अमेरिका हमें ऐसा एयरक्राफ्ट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कारण नहीं बेचेगा। F-35 एयरक्राफ्ट भी एक बड़ा केपेबल एयरक्राफ्ट है और इसे भी चाइना के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरह डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर हमें फ्यूचर में अमेरिका के साथ मिलकर भी कोई ऑपरेशन करना हो तो हमारे पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि अमेरिका के सिस्टम्स के साथ भी इंटरफेस कर सकेगा और बहुत अच्छी तरह स्ट्राइक्स कर सकेगा। तो चलिए, ये तो हो गई दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन कौन होगी और हमें कौन सा एयरक्राफ्ट मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट तो रशिया हमें बेचने के लिए तैयार ही बैठा है और उसने हमें पहले से ही ये एयरक्राफ्ट ऑफर भी किया हुआ है। और जैसा कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे रशियन सिस्टम मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही रशियन एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और एक इकोसिस्टम मौजूद है और हमारे एयरफोर्स पायलट्स भी रशियन एयरक्राफ्ट के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो अगर हमें ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी चाहिए होंगे तो ये हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशिया ने भी इस एयरक्राफ्ट का पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ है और जब तक उनका खुद का ऑर्डर नहीं कंप्लीट होगा तब तक शायद ही है कि वो किसी और एयरफोर्स को डिलीवरीज देना शुरू करें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसा हो सकता है कि हमें ये एयरक्राफ्ट तब तक ना मिले। और वहीं अगर हम F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये हमें बहुत जल्दी डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर रशियन इक्विपमेंट होना और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना इसमें एक बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है। और वहीं अगर F-35 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतने केपेबल हैं कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट को बहुत कम समय में डिलीवर कर सकें। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि F-35 एयरक्राफ्ट को बहुत कम समय में और एमरजेंसी में भी डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें और अभी प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली सोचें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें इतनी जल्दी कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलने वाला है और इतनी जल्दी हमें कोई भी डिलीवरी नहीं मिलने वाली है। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी होप ये है कि हमें राफेल एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएं और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हाँ, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील एमरजेंसी में की जा सकती है जिसमें कोई देश हमें ये ऑफ़र करे कि वो बहुत कम समय में ये एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर कर सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होगी और उसे हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।